Hello friends, myself Janen and welcome to all on my YouTube channel Biozone. So dear friend, आज हम प्लांट का मेल सेक्स गैमीट यानी कि पोलन ग्रेन को स्टडी करेंगे। कैसा डेवलपमेंट होगा और फाइनली कैसे एक पोलन ग्रेन हमारा पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप जान लीजिए जो पोलन ग्रेन की स्टडी होती है निके द स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड पैलाइनोलॉजी। पैलाइनोलॉजी कैसे डिफाइन करेंगे? बिल्कुल सिंपल है। पैलाइनोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ बॉटनी विच डील्स विद द पोलन ग्रेन, इट्स डेवलपमेंट एंड द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। तो स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन हमारा क्या कहलाया? तो अगला टॉपिक है हमारा डेवलपमेंट। एक पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट कैसे होता है? देखिए, आपने पिछली वीडियो में मेरी देखा होगा, हमने कहां तक पढ़ा था? हमने डिफरेंट लेयर्स पढ़ी, ठीक है। और लेयर्स के बाद में हमने ये जाना कि यहाँ पर हमारी पोलन मदर सेल होती हैं सबसे लास्ट में, जो हमारी अटैच रहती है टेपेटम के साथ। तो पोलन मदर सेल फाइनली सेल डिवीजन में एंटर करेंगी और एंटर करने के बाद जब इनके अंदर डिवीजन होगा तो ये हमारी पोलन मदर सेल क्या बनाएगी? पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करती है, ये पोलन ग्रेन बनाती है। ठीक है, तो आज हम ये जानेंगे कि कैसे पोलन मदर सेल हमारी पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, तो देखिए हमारे पास सपोज करें ये एक पोलन मदर सेल है, ये एक पोलन मदर सेल है और इस सेल के पास एक लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। दिस इज द न्यूक्लियस। और यहां पर ये होगा इसका साइटोप्लाज्म, ये है इसका साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, साइटोप्लाज्म एक्चुअली हमारा डेंस, बहुत ज्यादा डेंस होता है। किसकी वजह से? इसके अंदर हमारे कार्बोहाइड्रेट यानी कि न्यूट्रिएंट कंपोनेंट प्रेजेंट रहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एपीएमसी हैव ए लार्ज न्यूक्लियस with the dense cytoplasm due to the presence of nutrient components। इसके अंदर यहां पर क्या है? न्यूट्रिएंट कंपोनेंट्स है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। तो अब आगे क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में आप देख रहे हैं कि पीएमसी के सेंटर में हमारा जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो कुछ समय के बाद जब इसके अंदर डेवलपमेंट होगा, यानी कि ये डिवीजन करेगी, डिवीजन में एंटर करता है, तो ये जो हमारी पीएमसी है, पीएमसी का जो न्यूक्लियस है वो अपनी जगह से थोड़ा सा जो है डिस्प्लेस कर जाता है। एक तरह से डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस होती है। तो अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा जो है ये हट जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, कुछ यहां पर आ जाएगा। एक्चुअल पोजीशन थी सेंटर में, तो जैसे ही ये अपनी जगह से डिस्प्लेस होता है तो इसके साइटोप्लाज्म में जितना भी जो न्यूट्रिएंट्स है, मैक्सिमम न्यूट्रिएंट एक जगह इकट्ठा होगा और इकट्ठा होने के बाद यहां पर एक लार्ज स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम कहते हैं वैक्यूल्स। ये वैक्यूल बना, कहने का मतलब बिल्कुल सिंपल सा है कि वैक्यूल के अंदर इस हमारे पीएमसी का, पोलन मदर सेल का जो मैक्सिमम न्यूट्रिएंट है वो हमारा यहां पर इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो अब आगे क्या होगा? आगे यहां पर सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले यहां पर फर्स्ट हमारा माइटोटिक डिवीजन होगा। ध्यान दीजिएगा, माइटोटिक डिवीजन इसमें होगा इन न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन होगा। ये देखिए यहां पर ये न्यूक्लियस है, तो जैसे ही न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन होता है ये न्यूक्लियस दो डॉटर न्यूक्लियाई में टूट जाता है। हम यहां पर कहेंगे इनको डॉटर न्यूक्लियाई। तो दो डॉटर न्यूक्लियाई में टूट जाता है। यहां पर ये वैक्यूल हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, तो डॉटर न्यूक्लियाई में टूट जाता है। अब क्या होगा कि यहां पर ये जो न्यूक्लियाई है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट बचा है उस न्यूट्रिएंट को अपने चारों तरफ क्या करने लगती हैं? एसिमिलेट करने लगती है, इकट्ठा करने लगती है यहां पर इस तरीके से। अब यहां पर ये जो एसिमिलेशन की प्रोसेस है ये एक अनइक्वल पैटर्न से होती है। अनइक्वल का मतलब एक न्यूक्लियस वो होगा
जो ज्यादा से ज्यादा जो है न्यूट्रिएंट को अपने चारों तरफ इकट्ठा कर लेगा, जबकि दूसरा डॉटर न्यूक्लियाई वो होगी जो ज्यादा न्यूट्रिएंट को इकट्ठा नहीं कर पाएगी। एंड फाइनली दीज डॉटर न्यूक्लियाई कन्वर्ट इनटू टू टाइप्स ऑफ सेल। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये हमारी पीएमसी है, पीएमसी के अंदर ये डॉटर न्यूक्लियाई दो डॉटर सेल में जो चेंज हो जाती हैं। एक सेल वो होगी जिसके पास ज्यादा न्यूट्रिएंट है, जिसका साइज ज्यादा बड़ा है, और बड़े वाली सेल को हमने नाम दिया वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। और जो दूसरी सेल बनी हमारी उसको हमने नाम दिया जनरेटिव सेल। ठीक है, जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल का एक नाम और भी है जिसको हम कहते हैं ट्यूब सेल। ट्यूब सेल क्यों कहा? क्योंकि आगे जब ये इसके अंदर और ज्यादा डेवलपमेंट होगा तो एट द टाइम ऑफ पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, स्पेशली जब ये हमारा पोलन ग्रेन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यानी कि स्टिग्मा के ऊपर पहुंच जाता है, तो ये वेजिटेटिव सेल हेल्प करती है एक ट्यूब को बनाने में, इसीलिए हमने इसको नाम दिया है ट्यूब सेल। तो जो ज्यादा बड़ी साइज की है वो वेजिटेटिव सेल कहलाई, और जो स्मॉल साइज सेल होती है उसको हमने नाम दिया जनरेटिव सेल। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होने वाला है, तो अब ये हमारे पास कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनी। तो ध्यान रहे, जैसे ही जनरेटिव सेल का फॉर्मेशन और वेजिटेटिव सेल का फॉर्मेशन होता है तो एट ए टाइम यहां पर एक अलग तरह की लेयर, एक और लेयर का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, यानी कि ये हो जाती है हमारी डबल लेयर्ड। इस लेयर के ऊपर एक लेयर का फॉर्मेशन और हो जाता है। ठीक है, तो ये बन जाएगी। तो जब कंप्लीटली मैच्योर होगी, कंप्लीटली इसके अंदर मैच्योरेशन होगा, तो कुछ इस तरीके से ये एक पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर बनती है। यहां पर देखिए आप, ये और यहां पर एक लेयर और बनी, ये हमारा बना यहां पर वैक्यूल, ये हमारी वेजिटेटिव सेल और ये जनरेटिव सेल। लिखते हैं जनरेटिव सेल, ये बना हमारी वेजिटेटिव सेल। ठीक है, और ये बनता है हमारा यहां पर वैक्यूल्स। तो चलिए इसको लेवल कर ले रहे हैं। और आउटर जो लेयर है वो कहलाई हमारी, इसको हम बोलते हैं एक्साइन। आउटर लेयर कहलाई एक्साइन, और जो अंदर की लेयर है उसको कहते हैं हम इंटाइन। इंटाइन। यहां पर जो आप देख रहे हैं कि जो आउटर लेयर है बीच बीच में कहीं पर गैप प्रेजेंट है, थोड़ी रफ है जो गैप है, तो ये जो गैप है, ये मिंट जो गैप होते हैं, इनको हमने नाम दिया है जर्म पोर। ये कहलाया हमारा जर्म पोर। तो ये जो स्ट्रक्चर है एक कंप्लीट मैच्योर पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर है। और अब हम बारी बारी से इसके जो तो आप देख रहे हैं जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर हमारी कहलाती है एक्साइन। आउटर मोस्ट, तो ये जो आप देख रहे हैं एक्साइन, हमारी एक्साइन होती है द आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर। और जब हम इसको स्टडी करते हैं एक्साइन को, तो हम ये पाते हैं कि एक्साइन भी हमारी दो सब लेयर में बनी है, दो सब लेयर में बनी है, जिसमें पहली लेयर, तो जो हमारी एक्साइन है, एक्साइन भी फर्दर हमारी दो सब लेयर्स में डिवाइड रहती है, जिसमें पहली लेयर हमारी जो आउटर लेयर है वो सेक्साइन कहलाती है, और जो उससे अंदर की लेयर है वो कहलाती है नेक्साइन। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये हमारा पोलन ग्रेन हुआ, ये एक्साइन है, एक्साइन भी दो सब लेयर्स में डिवाइड है। ठीक है, ये जो बाहर की लेयर है हमारी कहलाई सेक्साइन, और अंदर की लेयर कहलाई हमारी नेक्साइन। तो दो सब लेयर में डिवाइड रहती है। अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ हमारी एक्साइन की। ध्यान दे लेना, जो एक्साइन है हमारी, इसके अंदर एक खास तरह का एक स्पेशल ऑर्गेनिक कंपोनेंट प्रेजेंट रहता है, जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन एन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। और ये जो स्पोरोपोलेनिन है एक्साइन को
एक बहुत ज्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, इसको रेसिस्टेंट बनाता है अगेंस्ट द अनफेवरेबल इन्वायरमेंट कंडीशंस। अगर ये इसके अंदर जब तक ये प्रेजेंट है हमारा स्पोरोपोलेनिन, तब तक इस पोलन ग्रेन को कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होने वाला है। जितने भी हमारे आउटर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जैसे पीएच है, टेम्परेचर है, लाइट कह लीजिए, तो ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। तो मोर एंड मोर रेसिस्टेंट कैपेसिटी प्रोवाइड कराता है हमारा स्पोरोपोलेनिन। आपके बोर्ड में भी एक क्वेश्चन बनता है कि वाई हाउ वी कैन प्रिजर्व पोलन ग्रेन इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स। तो फॉसिल्स की फॉर्म में हम पोलन ग्रेन को कैसे स्टोर कर सकते हैं, तो या कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर बिल्कुल सिंपल सा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन इन द एक्साइन लेयर, ठीक है, विच प्रोवाइड देम मोर एंड मोर रेसिस्टेंट कैपेसिटी टुवर्ड्स द अनफेवरेबल इन्वायरमेंट कंडीशन। तो स्पोरोपोलेनिन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। और एक बार और बता दूं, एक्साइन हमारी भी दो सब लेयर्स में डिवाइड रहती है। जो आउटर लेयर है हमारी सेक्साइन कहलाई, और अंदर की लेयर है हमारी नेक्साइन लेयर, ठीक है। और उसके बाद हमारी जो तो दूसरी लेयर है हमारी इंटाइन। तो इंटाइन क्या है? इट लेयर लोकेटेड जस्ट बिलो द एक्साइन। एक्साइन के एकदम नीचे ये लेयर प्रेजेंट रहती है हमारी इंटाइन, और ये बनी है हमारी, इसका जो केमिकल कंपोजिशन है, एक खास तरह के केमिकल पेक्टो सेल्यूलोज, ध्यान दीजिएगा, पेक्टो सेल्यूलोज लाइक केमिकल कंपोनेंट की बनी होती है। एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है हमारा पेक्टो सेल्यूलोज, ठीक है। यहां पर हम एक पॉइंट मिस करते हैं, हमने देखा ये जर्म पोर लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो चूंकि एक्साइन की जो सभी हमारी लेयर्स है, एक्साइन जो सभी एक्साइन है हमारी बनी होती है स्पोरोपोलेनिन केमिकल से, तो ध्यान देने वाली बात यह है, जर्म पोर एक ऐसी जगह होगा, एक ऐसी साइट होगा जहां पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट रहता है। और ये एब्सेंट क्यों रहेगा? क्योंकि जब पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा तो पोलन ट्यूब हमारी यहीं से निकलती है, जर्म पोर की साइड से हमारी निकलती है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इट बिकम एब्सेंट एट द साइट ऑफ जर्म पोर। तो हम यहां पर लिखते हैं स्पोरोपोलेनिन यहां पर क्या रहेगा? एब्सेंट रहेगा, ठीक है। तो जर्म पोर के अंदर स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट नहीं होता, एब्सेंट रहता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर नोट करने का है, सपोज कीजिए हमारे पास दो पोलन ग्रेन है, एक पोलन हमारे पास डाइकोट का है और एक पोलन ग्रेन हमारे पास मोनोकोट का है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हम दोनों को माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं हम, और हम पहचान नहीं पा रहे हैं कि कौन सा डाइकोट का है और कौन सा मोनोकोट का है। तो बिल्कुल सिंपल सा है, जहां पर एक ही एक सिंगल हमारा जर्म पोर होगा, अगर एक हमारे पास सपोज करें एक सिंगल, ठीक है, एक सिंगल हमारा क्या होगा? जर्म पोर होगा, जर्म पोर होगा, तो वो क्या होगा? मोनोकोट का होगा, मोनोकोटिलिडन्स होंगे, ठीक है, या मोनोकोट प्लांट का होगा, ठीक है। और अगर दो से ज्यादा हैं, मोर देन टू, ठीक है, तो मोर देन टू, अगर दो से ज्यादा है तो दो से ज्यादा है तो किसका होगा? डाइकोट, यानी कि डाइकोट प्लांट या डाइकोटिलिडन प्लांट का होगा। तो ध्यान दीजिएगा, डाइकोट जो प्लांट होते हैं उनके पोलन ग्रेन के अंदर जो जर्म पोर है हमेशा दो से ज्यादा प्रेजेंट रहते हैं, 2 3 4 5, ठीक है, कुछ इस तरह से जो है इनकी नंबर ऑफ स्ट्रेंथ रहती है। तो हमने पढ़ा एक्साइन स्पोरोपोलेनिन से बना होता है, दो सब लेयर्स होती है, सेक्साइन नेक्साइन, और एब्सेंट कहां पर रहता है? जर्म पोर के अंदर। क्यों हुआ एब्सेंट? क्योंकि यहीं से हमारा क्या निकलेगा? पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। और जर्म पोर के एक्साइन के अंदर क्या हुआ? एक्साइन के जस्ट बिलो हमारी होती है इंटाइन, और इंटाइन हमारी बनी होती है एक खास तरह के कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से, जिसका नाम है पेक्टो सेल्यूलोज। अब बारी आती है वैक्यूल्स की। वैक्यूल के अंदर आपको पता ही है क्या प्रेजेंट होगा? रिजर्व फूड मटेरियल, ठीक है। बाद में जब पोलन ट्यूब बनता है तो ये हमारा वैक्यूल टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर रिजर्व फूड होगा, और जर्म्स जो सेल्स है, जर्म सेल क्या बनाएगी? ये सेक्स हमारा जो है सेक्स न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करती है। ये जो सेल है डायरेक्टली एंटर करती है फर्टिलाइजेशन में, फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन करेगी, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगी।
और वेजिटेटिव सेल क्या करेगी, वेजिटेटिव सेल करती है हेल्प इन द ट्यूब फॉर्मेशन, ट्यूब फॉर्मेशन। और इसके अलावा क्या काम होता है, एक और काम है, वेजिटेटिव सेल चूंकि इसके पास न्यूट्रिएंट ज्यादा होता है, बड़े साइज की होती है, तो न्यूट्रिएंट ज्यादा होता है, तो ये एनर्जी भी प्रोवाइड कराती है किसको, हमारी जनरेटिव सेल को। ये जनरेटिव सेल है, जब ये हमारा जो है पोलन ट्यूब के अंदर एंटर करती है, तो एंटर करने के साथ साथ ही वेजिटेटिव सेल इसको हेल्प भी करती है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने में। तो बेसिकली इसके दो काम होंगे, पहला ट्यूब फॉर्मेशन का होगा, और दूसरा काम क्या होगा, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल एट द पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। तो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन में, तो अब हम जानेंगे कि एक पोलन ग्रेन कैसे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो सपोज कीजिए बाय द डिफरेंट पोलिनेटिंग एजेंट्स, जितने भी हमारे फैक्टर्स हैं, ये हमारा क्या है, फीमेल पार्ट है यानी कि पिस्टिल है, यहां पर पहुंच जाता है, ये पोलन ग्रेन यहां पर रीच करता है। तो जैसे ही यहां पर रीच करेगा, पहुंच जाएगा, और ये जो स्टिग्मा है सेम स्पीसीज का है, यानी कि सपोज करें अगर ये भी हैबिस्कस का फीमेल पार्ट है, और ये भी हमारा पोलन ग्रेन भी हैबिस्कस रोजस साइनेंसिस यानी कि गुड़हल के फूल का जो है पोलन ग्रेन है, दोनों सेम स्पीसीज के हैं, तब यहाँ पर क्या होगा, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। और पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन किस पैटर्न से होगा, जरा देखिए आप। तो जैसे ही यहाँ पर सिग्नल रिसीव होता है, और ये जो ओवरऑल मैकेनिज्म है हम आगे पढ़ेंगे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के दौरान। तो जैसे ही यहाँ पर एक मैसेज रिसीव होता है, तो तुरंत वेजिटेटिव सेल, हमारी वेजिटेटिव सेल, ये हमारा पोलन ट्यूब है, और ये आउटर लेयर है एक्साइन। तो जो वेजिटेटिव सेल है यहाँ पर, ये वेजिटेटिव सेल ये एंटर करती है, आगे की ओर जाएगी, कहां पर, किसकी ओर मूव करती है, जर्म पोर की साइड, जर्म पोर की तरफ जो है मूव करती है। और धीरे धीरे यहाँ पर ये जो इंटाइन है, एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन शुरू कर देती है, कुछ इस तरह से ये इसको बाहर की ओर जो है, बाहर की ओर मूव कराती है, फोर्सफुली मूव कराएगी, और धीरे धीरे कुछ इस तरीके से एक ट्यूब धीरे धीरे फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। ये बनी हमारी, यहां पर क्या है, वेजिटेटिव सेल। और फाइनली जब ये इसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, तो क्या होगा, कुछ इस तरीके की एक स्ट्रक्चर, एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हमारा हो जाता है। यहां पर ये देखिए, ठीक है, ये बनी, कहां से निकला पोलन ट्यूब, ये पोलन ट्यूब निकलती है हमारी जर्म पोर से, और ये वेजिटेटिव सेल यहां पर है। जैसे ही वेजिटेटिव सेल एक लॉन्ग हमारी पोलन ट्यूब बना लेती है, यहां पर कौन इसके साथ अटैच रहता है, जनरेटिव सेल। तो जनरेटिव सेल भी अंदर की ओर जो है मूव करती है पोलन ट्यूब की इनसाइड। जैसे ही ये जनरेटिव सेल पोलन ट्यूब के अंदर जाएगी, तो तुरंत यहां पर क्या होगा, सेकंड माइटोटिक डिवीजन होता है। ध्यान दीजिएगा, सेकंड माइटोटिक डिवीजन होगा। पहला माइटोटिक डिवीजन हमारा कब हुआ, जब पोलन मदर सेल टूटती है दो डॉटर न्यूक्लियाइन में, और फाइनली क्या बनाती है, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। और सेकंड हमारा कहां हुआ, जब जनरेटिव सेल पोलन ट्यूब के अंदर एंटर करती है, और जैसे ही एंटर करती है, तो ये जो जनरेटिव सेल है हमारी, ये दो डॉटर न्यूक्लियाई, टू डॉटर न्यूक्लियाई में यहां पर बना दे रहा हूं, यहां पर टू डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन शुरू कर देती है या बना लेती है। तो ये हमारा क्या हुआ, जनरेटिव सेल दो डॉटर न्यूक्लियाई में टूट जाती है। यहां पर क्या है, वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल का कुछ नहीं होना है, जब फर्टिलाइजेशन का टाइम आएगा, तो ये जो वेजिटेटिव सेल है ऑटोमेटिकली डिजनरेट हो जाती है, अपने आप ही खत्म हो जाती है। बचता है यहां पर क्या, दो डॉटर न्यूक्लियाई, टू डॉटर न्यूक्लियाई, टू डॉटर न्यूक्लियाई। अब यहां पर आप देखिए, ये क्या है, साइटोप्लाज्म है, यहां पर ये साइटोप्लाज्म बचा। अब ऐसा भी तो हो सकता है भाई, जब ये पोलन ट्यूब बन रही है, तो जो साइटोप्लाज्म का न्यूट्रिएंट है वो भी अंदर एंटर कर सकता है। तो यहां से इस साइटोप्लाज्म के न्यूट्रिएंट को अंदर एंटर कराने से रोकने के लिए यहां पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। यहां पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनती है, जिसको हम कहते हैं कैलोज प्लग। ध्यान दीजिएगा, कैलोज प्लग।
ये हमारा कहलाता है कैलोज प्लग। ये कैलोज प्लग क्या करता है, इसका काम होता है ये प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ साइटोप्लाज्म इनसाइड द पोलन ट्यूब। तो जैसे ये कैलोज प्लग बना, तुरंत ये जितना भी साइटोप्लाज्म का न्यूट्रिएंट है ये तुरंत यहीं का यहीं पर रुक जाता है, ठीक है। और बाद में हमारी पोलन ट्यूब के अंदर बचती है क्या, 2 डॉटर न्यूक्लियाई। अब यहां पर एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, भाई न्यूक्लियाई हमारे पास कितनी है, 2 है, ये किसका है, मेल का पार्ट है। अब जैसे हम फीमेल के अंदर देखते हैं, फीमेल के अंदर एक एग सेल है, तो यहां पर इस दूसरी हमारी जो डॉटर न्यूक्लियाई है उसका क्या होगा, वो इन फ्यूचर एक पोलर न्यूक्लियाई बनती है। हम जब आगे पढ़ेंगे बताएंगे, तो जो पोलर न्यूक्लियाई है उसके साथ हमारी सेकंड जो डॉटर न्यूक्लियाई है फ्यूज करती है, तो इस तरीके से डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी, ठीक है। तो डबल फर्टिलाइजेशन एक कॉमन मेथड है एंजियोस्पर्म के अंदर। तो आज हमने पढ़ा कि पोलन जो ग्रेन है हमारा पीएमसी से किस किस तरीके से हमारा डिवीजन होता है, और फाइनली कैसे एक पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपने पढ़ा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय।